हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू सेशन। पिछली बार की तरह आज भी मैं आपके साथ 5 बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर्स के और फिल इन द ब्लैंक्स के। द क्वेश्चंस आर एंटायरली न्यू एंड वेरी एनालिटिकल। यू कैन हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। शुरू के 4 क्वेश्चन जो हैं वो स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्मेट पे हैं एंड द फिफ्थ वन इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी ग्रामर, वोकेबलरी, लॉजिक प्लस कॉमन सेंस सभी टेस्ट होगी इनमें। This is all about my teaching profile. And the classes that I take on Unacademy on a daily basis. पेड वाली भी और फ्री वाली भी। ये तो मैं आपको कई बार दिखा ही चुका हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या रहता है। एंड ऑल्सो द सेशन दैट आई टेक ऑन यूट्यूब हियर। So without wasting any time, let's come on to the first question. पहले आप लोग इस सेंटेंस को पढ़ लें, इसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट कर लें, और फिर अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकली कुछ इसमें अटपटा है तो एरर निकालने की कोशिश करें। हो सकता है कोई भी एरर ना हो। She was seeming damn graceful when she danced and thus won the first prize hands down. इस सेंटेंस का मीनिंग समझना कोई मुश्किल नहीं है। जिसकी बात हो रही है वो बहुत ग्रेसफुल प्रतीत हुई, बहुत ही ग्रेसफुल, एलिगेंट वो अपीयर हुई। डैम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से उसको एम्फेसाइज कर रहा है इस बात को कि वो कितनी ग्रेसफुल थी। डैम ग्रेसफुल का मतलब वेरी ग्रेसफुल। व्हेन शी डांस्ड मतलब डांस करते वक्त, और इस प्रकार 10 का मतलब है इस तरह या इस प्रकार उसने प्राइज जीता हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन बिल्कुल सही है, इट्स अ फ्रेज। इसका मतलब है कन्विंसिंगली, मतलब कोई उससे compete कर ही नहीं पाया, उसने कन्विंसिंगली जीत लिया या वो प्राइज हासिल कर लिया। जैसे कि ये कहें कि आवर टीम वन द मैच हैंड्स डाउन, मतलब आवर टीम वन द मैच कन्विंसिंगली। अब इस सेंटेंस में एरर तो है, और वो जो एरर है दैट इज इन पार्ट ए। लेट मी जस्ट मार्क इट फर्स्ट। वो एरर ये है कि सीम जो है वो कंटिन्यूअस टेंसेस में आ नहीं सकता है। सीम का यूज कंटिन्यूअस टेंस में होता नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं होता है, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने आप में किसी ना किसी तरह का कोई सेंसेशन, परसेप्शन डिनोट कर रहे होते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। सीम का जो मतलब है प्रतीत होना, लगना, ये अपने आप में कोई एक्शन नहीं दर्शा रहा है, एक तरह का स्टेट बता रहा है। स्टेट, परसेप्शन, सेंसेशन, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब जैसे कि अंडरस्टैंड है, आई एम अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, नहीं, आई अंडरस्टैंड द टॉपिक। आई एम ट्रस्टिंग यू, गलत, आई ट्रस्ट यू। और अगर पास्ट की बात करें, आई वॉज ट्रस्टिंग यू, गलत, आई ट्रस्टेड यू। अब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बन रहा है और सेम कंटिन्यूअस में आ नहीं सकता, तो इसको सही करने के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे करेक्शन होगा सीम्ड। शी सीम्ड डैम ग्रेसफुल। अगर होता शी इज सीमिंग, मान लीजिए प्रेजेंट की बात हो रही होती कि वो ग्रेसफुल प्रतीत हो रही है, तो अगर आप कहते कि शी इज सीमिंग डैम ग्रेसफुल तो वो भी गलत हो जाता। लेकिन जब सही करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तब होता शी सीम्स डैम ग्रेसफुल। और अगर आप कहते हैं शी विल बी सीमिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस, शी विल बी सीमिंग डैम ग्रेसफुल, तो वो भी गलत है। उसको सही करने के लिए आपको करना पड़ेगा शी विल सी फ्यूचर इंडेफिनिट। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं गिने चुने जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। इसकी पूरी एक लिस्ट अलोंग विद एक्सेप्शंस मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ वर्ब्स टॉपिक में, वर्ब सिंटैक्स में देता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर वाइज, जो मैंने अनअकैडमी प्लस के पेड फोरम में पढ़ा भी रखा है। ट्रस्ट, बिलीव, disbelieve, distrust, understand, know, I am knowing you, गलत, I know you।
आई विल बी नोइंग यू, गलत, आई विल नो यू। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, और 10 में कोई गलती नहीं थी, 10 का मतलब था इस तरह। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। You have to have a certain degree of sensitivity in order that you may understand the message of the movie. पहले आप इस सेंटेंस का मैसेज समझिए, सेंटेंस का अर्थ क्या है। हो सकता है आपको दो जगह कुछ अटपटा सा लग रहा हो। जितना मैं स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझता हूँ, इतने साल जो पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जनरली दो स्टूडेंट जो हैं वो बाय एंड लार्ज यहाँ पे दो जगह थोड़ा सा उनका ध्यान जाएगा, दो जगह वो फोकस करेंगे एरर पकड़ने के लिए। एक तो ये हैव टू हैव के बाद दोबारा से हैव जो आया है, और एक इन ऑर्डर दैट, ये कभी सुना या पढ़ा नहीं होगा इस तरह से। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ना ग्रामर की कोई एरर है, ना वोकैबुलरी की कोई एरर है, ना स्ट्रक्चर की कोई एरर है। पहले मैं इसको मार्क कर देता हूं। अच्छा, यू हैव टू हैव, ये हैव टू क्या हो गया, ये तो एक तरह का वो हो गया मॉडल वर्ब जो होता है कंपल्शन शो करने वाला, सेमी मॉडल वर्ब होता है हैज टू, हैव टू। और ये टू हैव पूरा इकट्ठा क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। ऐसे कहते हैं नहीं, यू हैव टू गेट, यू हैव टू गेट, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गो। तो वैसे ये जो हैव है, ये अपने आप में वर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्ब है ये। और टू हैव पूरा इन्फिनिटिव है। तो यू हैव टू हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। तो कहीं ना कहीं ये गेट की जगह आ रहा है, गेट या पजेस, पजेस POSSESS, कि तुम्हारे अंदर एक एक सर्टेन डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी होनी ही चाहिए, संवेदनशीलता। किसी के प्रति आप संवेदनशील होकर सोचें, तुम्हारे अंदर एक डिग्री की, एक स्तर की संवेदनशीलता होनी ही होनी चाहिए, इन ऑर्डर दैट, जिससे कि तुम किसी मूवी का मैसेज समझ सको। कोई भी मूवी जरूरी नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो, क्या पता वो कोई सोशल मैसेज, कोई मॉरल मैसेज भी इम्पार्ट कर रही हो, लेकिन वो मैसेज तुम तभी समझ पाओगे अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होगी, तुम संवेदनशील होगे कुछ हद तक। और इन ऑर्डर दैट में कोई गलती नहीं है। इन ऑर्डर दैट का वही मतलब होता है जो सो दैट का होता है। ये कम स्टूडेंट्स को बात पता होगी। सो दैट तो पता ही होगा आपको, सो दैट जिससे कि, ताकि। इन ऑर्डर दैट भी हो सकता है। आपने इन ऑर्डर टू तो सुना पड़ा होगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, तो इन ऑर्डर टू तो हो ही सकता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। लेकिन इन ऑर्डर दैट बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर दैट अपने आप में कंजंक्शन है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला काम कर रहा है, वही काम जो सो दैट करता है। ये मैंने कंजंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज ग्रामर वाले कोर्स में। सो द सेंटेंस इज अ केस ऑफ नो एरर। इसको पढ़ के देखिए। ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट need to practice discipline if the reputation of our college is to be maintained। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे सेंटेंस का, कि हर एक टीचर को और हर एक स्टूडेंट को अनुशासन बरतने की जरूरत है, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर हमें कॉलेज की रेपुटेशन को बरकरार रखना है, अगर हमें उस कॉलेज की रेपुटेशन को, कॉलेज की साख को मेंटेन रखना है, तो हर एक टीचर को और हर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन अपने अंदर लाना ही होगा। इस सेंटेंस में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉरेन एरर पकड़ ली हो, क्योंकि इसमें आप लोगों का एक रटा रटाया रूल अप्लाई हो रहा है प्रोनाउन चैप्टर का। द एरर इज इन पार्ट ए। यहाँ नीड नहीं होगा, नीड्स होगा। ये मैंने भी पढ़ा रखा है प्रोनाउंस में। जब ईच और एवरी वाला कॉम्बिनेशन जो होता है वो जोड़ता है दो सब्जेक्ट्स को, जैसे कि एक है ईच टीचर, एक है एवरी स्टूडेंट, चाहे होता ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, चाहे होता एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, वर्ब सिंगुलर रहता है, भले ही बीच में एंड आ रहा है। और वैसे आपको ये बात पता होगी कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं, जब दो सब्जेक्ट्स एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है। अगर मान लीजिए होता वन टीचर एंड वन स्टूडेंट, इस पर जरा ध्यान देना, वन टीचर एंड वन स्टूडेंट होता तो नीडी होता, वो प्लूरल हो जाता तो SES हट जाता प्लूरल होने पे।
लेकिन जब ईच और एवरी वाला, ये ईच और ईच या एवरी और एवरी वाले कॉम्बिनेशन होते हैं, जब वो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर रहता है, इसलिए नीड्स हुआ। जैसे कि ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग, ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग, आर गोइंग नहीं होगा। ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैव गॉन, नहीं, हैज गॉन होगा। और ये जो रूल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तभी अप्लाई होगा जब ईच या एवरी वाले कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। बाकी तो सेंटेंस परफेक्टली फाइन है, ना ग्रामर की कोई एरर है, ना वोकैबुलरी की कोई है, मीनिंग भी निकल रहा है पूरी तरह से। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट गो थ्रू द सेंटेंस। हल्का सा ये हाइड हो गया है। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन I saw smoke arising very fast and did not know what to do। मीनिंग तो आपने इसका निकाल ही लिया होगा। All of a sudden I saw smoke arising very fast and did not know what to do। इस सेंटेंस का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि अचानक से मैंने धुआं उड़ते हुए देखा बहुत तेजी से, और मुझको समझ में नहीं आया कि क्या करूं। अब यहाँ पे एरर तो है, और वो जो एरर है दैट इज इन पार्ट बी। ये सेंटेंस नो एरर वाला केस नहीं है, इसमें एरर है, और वो एरर वोकैबुलरी की है। आपको यहाँ वर्ड चेंज करना पड़ेगा, अराइजिंग नहीं होगा, राइजिंग होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना जरूरी है कि राइज और अराइज में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। राइज और अराइज में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। वैसे तो वैसे तो इनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। राइज के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, अराइज के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं, राइज और अराइज का जब सेम मीनिंग होता है उठना, जैसे कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आप उठ के बैठ गए, या आप बैठे हुए हैं तो उठ के खड़े हो गए आप, राइज तब भी आएगा, अराइज तब भी आएगा। अगर कोई इंसान, अगर किसी ह्यूमन बीइंग की आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे राइज अराइज दोनों सही है। आई वॉज लाइंग आई वॉज लाइंग ऑन द बेड एंड सडनली आई रोज, एंड सडनली आई रोज, या सडनली आई अरोज, दोनों सही। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो वहां दोनों सही है। व्हेन विल यू राइज, तुम कब उठोगे, व्हेन विल यू राइज, व्हेन विल यू अराइज। यहाँ पे आप किसी ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, इनएनिमेट की, जैसे कि स्मोक, तो वहां पे आप अराइज का यूज नहीं कर पाएंगे उठने के कॉन्टेक्स्ट में। तब आपको यूज करना पड़ेगा राइज को ही। तो मतलब राइज के साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। राइज को आप ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अराइज को आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ होगा राइजिंग। और ये मीनिंग कौन सा है, उठना। अगर मीनिंग इसका दूसरा होता है, एक अराइज का मतलब होता है इमर्ज, उभर कर सामने आना, वो तो राइज का होता भी नहीं है। एक होता है अराइज का मतलब उभर कर सामने आना, इमर्ज वाला। तो तब तो अराइज बिल्कुल सही है नॉन लिविंग के लिए। न्यू प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज्ड, न्यू प्रॉब्लम्स हैव अरिजन, न्यू प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग डे बाय डे, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां मीनिंग वो वाला नहीं उठना, वहां मीनिंग उभर कर सामने आना, और यहाँ मीनिंग था उठना, धुआं उठा या धुआं उठ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे राइजिंग होगा। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज, आई थिंक इसमें भी, अच्छा ये पहले भी ब्लैंक है, वो है हाइड हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ भी ब्लैंक है।
आई से पहले भी ब्लैंक। मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ मैं सिर्फ इतना कर पाऊंगा कि तुम्हारी मदद करूं। अब आप लोग सोचिए इसमें क्या क्या होगा। आपको ऐसा आंसर ए बी सी डी में एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें दोनों जगह वो फिट हो रहे हो। अगर आप दो कहते हैं, दो आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज, हालांकि हालांकि मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर पाऊंगा विद इन, नहीं, सेंस नहीं बन रहा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूँ कि हालांकि मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ फिर भी मदद कर दूंगा। तब होता अगर तब तो ठीक था, विद इन के साथ तब सही होता। अगर क्योंकि की सेंस आ रही होती, क्योंकि कर रहा हूँ इसलिए सिर्फ विद इन लिमिट्स हेल्प कर पाऊंगा। अच्छा, अगर आप ऑल्दो करेंगे तब भी गलत क्योंकि दो ऑल्दो का मीनिंग तो सेम ही रहता है हालांकि, तब भी विद इन के साथ सेंस नहीं बनेगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। अगर आप सिंस लगाएंगे तो सही हो जाएगा। सिंस का मतलब निकल रहा है बिकॉज, क्योंकि, एज वाला, जब से तब से वाला नहीं है, क्योंकि मैं मुश्किलों का सामना कर रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा विद इन लिमिट्स। अब बिल्कुल सही बन रहा है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि मुश्किलों का सामना कर रहा हूं तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद सिर्फ विद इन लिमिट्स कर पाऊंगा, थोड़ी बहुत मदद कर पाऊंगा। और एज तो हो सकता था, एज भी हो सकता था क्योंकि के सेंस में, लेकिन फॉर तो कोई मतलब नहीं बनता ना, फॉर का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे। तो ये थे इस आज के एक छोटे से सेशन के 5 अच्छे क्वेश्चंस। इस टाइप के अराउंड 25 क्वेश्चंस मैं डेली डिस्कस करता हूँ अन अकेडमी की फ्री क्लास में, फ्रॉम 1 to 2 PM। 1 to 2 PM मेरी क्लास चलती है अन अकेडमी पे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आप में से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, बस अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। आपको सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सारे एजुकेटर्स की फ्री क्लास मिल जाएंगी जो फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पढ़ा रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप इस चीज को जरूर अवेल करें। और फ्री कंटेंट देखने के लिए भी आपको एक कोड चाहिए होगा, अनलॉक कोड। अपना लॉगिन आईडी बनाने के बाद वो ये कोड आप डाल दीजिएगा, shayan.zedi, फ्री क्लास के लिए भी। अगर प्लस पे कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो तो भी आप बता दीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, बिकॉज द कैटेगरी आई एम टीचिंग इन, दैट इज SSC। हाँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ SSC कैटेगरी में अकेडमी प्लस पे। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती हो, आपके लिए क्लासेस इक्वली यूजफुल रहेंगी क्योंकि मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते ही पढ़ाता हूँ, चाहे ग्रामर हो, वोकेबलरी हो, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो। तो अब मुझे आपको बताना ये था कि 25 से फीस इनकी बढ़ रही है, पर्टिकुलरली SSC के सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ रही है। और पिछली बार इन्होंने 31 दिसंबर किया था, इस बार ये कुछ भी एक्सटेंशन नहीं देंगे। पिछली बार एक्सटेंशन दे दिया था ऑलमोस्ट 1 महीने का। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो और इनकी फीस काफी कम भी है, मेरे थ्रू लेंगे तो आपको और कमी में हो जाएगा। मुझे एक बार आप व्हाट्सएप पे पहले बता देना परचेज करने से पहले, मेरा कोड यूज करने से पहले। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको सेम फीस में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, सेम फीस में यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द टीचर्स। आप देख भी सकते हैं काफी जो इंडिया के फेमस टीचर्स हैं वो इस फोरम पे पढ़ा रहे हैं, जो अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन फोरम्स पे जिनका अच्छा खासा नाम है। अलग अलग बैचेस भी हैं SSC के लिए, स्पेसिफिक नीड्स के लिए। चैलेंजर्स बैच है CGL 2020-21 वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि SSC के कई एग्जाम्स लाइंड अप हैं 2021 में। एक सफलता बैच है। और आप कोड मेरा जब यूज कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं। फिर CET भी आ जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, SSC सब एक ही एग्जाम के थ्रू कंडक्ट होगा। तो यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो परचेज करने से पहले आप मुझको एक बार बता जरूर देना। फीस इनकी ये है, कोड डालने के बाद ये हो जाती है। ओके देन, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जरूर कर लें, एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस विद योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू।